क्वेश्चन नंबर 1, वन प्लस 10T और वन प्लस 10 प्रो इनमें से मुझे कौन सा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वन प्लस 10T में नया क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मेरा बजट 50-60 हज़ार के आसपास का है तो मुझे कौन सा एंड्रॉइड फ़ोन लेना चाहिए। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और पॉइंट पे आते हैं। ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। आई एम आशीष सैनी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं काफ़ी सरप्राइज था ये देख के कि मैंने देखा काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी वन प्लस 10T को वन प्लस 10 प्रो से कंपेयर कर रहे हैं। सो इसमें एक बहुत फंडामेंटली इनकरेक्ट चीज़ हो रही है। सो अगर आप वन प्लस को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वन प्लस 2 फोन इन ईयर लॉन्च करता है। सबसे पहला फोन होता है वो होता है उनका फ्लैगशिप सीरीज विच इज वन प्लस 10 प्रो और वन प्लस 10 नॉर्मल सीरीज। वो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लॉन्च होती है और जो उसकी टी सीरीज होती है वो हमेशा मिड ईयर में लॉन्च होती है। टी सीरीज प्रो सीरीज के बाद लॉन्च होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि टी सीरीज प्रो सीरीज से सुपीरियर है। इनफैक्ट वो प्रो सीरीज से काफी इंफीरियर होती है। और ऐसा क्यों होता है? वन प्लस का हमेशा से ये मानना है कि वो लोग सारी टेक्नोलॉजीज जल्द से जल्द अपने कस्टमर्स को अवेल करवाना चाहते हैं। वो एक साल वेट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ नया ढूंढ लिया है तो वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और टी सीरीज वही चीज है। इसके साथ साथ आप दूसरी भी चीज देखिए, हमेशा ही जो प्रो वर्जन होता है वो 10 से 12 हज़ार, इनफैक्ट कभी कभार तो ज्यादा महंगा होता है वन प्लस 10T के कंपेयर में। सो अगर आप टेक्निकली साइड बाय साइड दोनों फोन्स को रखेंगे और कंपेयर करेंगे, वर्सेस टू वर्सेस करेंगे, तो ज्यादातर आपको वन प्लस 10 प्रो बेहतर ही लगेगा क्योंकि वो एक बेहतर प्रोडक्ट है। उसमें वन प्लस भी खुद कह रहा है। सो फंडामेंटली इनकरेक्ट है अगर मैं वन प्लस 10T को वन प्लस 10 प्रो के साथ डायरेक्टली कंपेयर करूं। सो रादर मैं इस कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन प्लस 10T में क्या नई चीजें हैं। सो नया का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। हम वो भी देख लेंगे कि कौन सी चीजें अच्छी हुई है, कौन सी चीजें बुरी हुई है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। सो मुझे जो सबसे इंप्रेसिव लगा, जो काफी सारे यूट्यूबर्स ने मिस किया है, वो था एक चीज जो है बैटरी साइकिल। यानी आपको हमेशा ही पता होगा कि लिथियम आयन बैटरीज जो फोन में होती है उसकी एक बैटरी साइकिल होती है। नॉर्मली एक फोन की साइकिल, जैसे कि एप्पल क्लेम करता है कि उसके बैटरीज की साइकिल होती है 500 का मतलब है कि आप उसे 500 बार चार्ज करेंगे उसके बाद उसकी हेल्थ में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा। वैसे ही सैमसंग क्लेम करता है कि वो 500 से 800 रेंज करेगी। वैसे ही अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग क्लेम करती है। वन प्लस हमेशा से 800 क्लेम करती है। उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि एक और इंप्रूवमेंट है जो है 150 वॉट का चार्जर लेके आए हैं ये लोग। यानी वायर्ड चार्जर है लेकिन 150 वॉट का है। अब इन्होंने वायरलेस रिमूव कर दिया है। तो आपको लग रहा होगा कि 150 वॉट का अगर जब मैं पावर देता हूं इस फोन को तो वो हीट अप होगा, तो बैटरी लाइफ डिटीरियोरेट जल्दी होगी, आपको बैटरी जल्दी बदलवानी पड़ेगी। लेकिन यही एक अमेजिंगली चीज काम की है इन लोगों ने ये 150 वॉट्स का चार्जर देते हुए साथ साथ में बैटरी साइकिल्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है। 800 से सीधा का सीधा साइकिल जो इंप्रूव हुई है वो 1600 तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि आप अगर 1600 बार 0 से 100% ले जाएंगे उसके बाद आपकी बैटरी की हेल्थ काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगी, जो एक काफी अच्छा नंबर है और इनफैक्ट लीडिंग नंबर है पूरी इंडस्ट्री के लिए। दूसरा मेजर चेंज है डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट और क्वालिटी में। वहां पे डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज में मैक्सिमम थी प्रो वर्जन में। यहां पे भी 120 हर्ट्ज मैक्सिमम है, लेकिन जो मिनिमम रेंज है वो यहां पे 60 पे रख दी गई है। सो 60 हर्ट्ज इज द मिनिमम रिफ्रेश रेट। 10 प्रो की बात करूं तो वहां पे LTPO डिस्प्ले था। उसका मतलब है कि 1 हर्ट्ज तक आपकी स्क्रीन जा सकती है। अब जैसे ही आप हर्ट्ज बढ़ाते हो तो स्मूथनेस अच्छी लगती है। 120 पर पहुंचना बहुत अच्छा लगता है, स्क्रीन लाइक स्मूथ फील होती है। लेकिन उसका एक चैलेंज भी है कि अगर आप मिनिमम वैल्यू जो 60 है अभी वन प्लस 10T में, अगर उसको आप ज्यादा नीचे ड्रॉप नहीं करोगे, इसका मतलब है कि आपकी बैटरी का कंजम्पशन ज्यादा होगा। जैसे कि आप अगर एक ब्राउजिंग कर रहे हैं और एक स्टैटिक पेज है या इमेज है जिसको आप देख रहे हैं, तो वहां पे आपको 120 हर्ट्ज, इनफैक्ट 60 हर्ट्ज जितनी भी फ्रीक्वेंसी या रिफ्रेश रेट नहीं चाहिए, वहां पे आपको 1 हर्ट्ज भी चलेगा। तो वन प्लस 10 प्रो में वो डिस्प्ले जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो वो 1 हर्ट्ज तक मिनिमम ड्रॉप हो सकती है। लेकिन वन प्लस 10T में ये नहीं होगा। वन प्लस 10T में वो मिनिमम रहेगा 60 हर्ट्ज। यानी इवन दो जो बैटरी कंजम्पशन या बैटरी बैकअप है वो दोनों का नंबर्स में सेम है, लेकिन वन प्लस 10 प्रो ज्यादा चलेगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले कंजम्पशन या बैटरी कंजम्पशन। एक और चीज भी वन प्लस 10T में ऐड हुई है, वो है उनका काफी अच्छा कूलिंग मैकेनिज्म। यानी वन प्लस के फोन्स मैंने काफी रिसेंट चीजें देखी थी कि जहां पे हमें पता चला था कि वो हीटअप होते हैं, तो उस वजह से उन लोगों ने एक अच्छा कूलिंग मैकेनिज्म भी ऐड किया है। कैमरास में भी मेजर चेंज आया है। हार्डवेयर तो चेंज हुआ ही है, हैसलब्लेड का ब्रांडिंग भी छोड़ दिया इन लोगों ने। इसके साथ साथ मैं आपको काफी सैंपल्स भी दिखाता हूँ, आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। वन प्लस 10T का 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और वन प्लस 10 प्रो का 32 मेगापिक्सल का। ये वन प्लस 10T का पिक्चर है। इसमें मुझे शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा दिखी। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट, शेडोज़, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं जो अच्छे से मेंटेन किया है फ्रंट कैमरा में।
ये एक बैक कैमरा का अल्ट्रा वाइड पिक्चर क्लिक किया हुआ है नाइट में आर्टिफिशियल लाइट के नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर है, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है तो अल्ट्रा वाइड में वो जो फिश आई का प्रॉब्लम है, आप अगर कॉर्नर्स को ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे फिश आई वाला जो प्रॉब्लम है, खींचे हुए लगते हैं कॉर्नर्स, वो अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वन प्लस के अल्ट्रा वाइड कैमरा में। इसमें लेफ़्ट वाला जो फोटो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल से खींचा है, और सेंटर वाला जो फोटो है वो मेन कैमरा से खींचा हुआ है, राइट साइड वाला जो फोटो है वो टेलीफोटो लेंस से खींचा हुआ है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेन चीज़ एक है ऑब्जर्व करने वाली कि कलर डिफरेंस काफ़ी आ रहा है लेंसेज में, जो हर एंड्रॉयड की प्रॉब्लम है सैमसंग के अलावा। यानी आप एक ही ऑब्जेक्ट का फोटो देखिए, जैसे कि टी शर्ट पकड़ लीजिए, वुडन ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, सब में टेक्स्चर अलग है, कलर अलग है, तो ये प्रॉब्लम है। और एक्यूरेसी अगर मैं बात करूँ तो जो मेन कैमरा है उसकी ज़्यादा लग रही है मुझे। आप वुड देखिए, वुड का टेक्सचर यही था जो वहाँ पे है, लेकिन फिर उसमें आप स्किन टोन को पकड़ेंगे तो वो वापस से प्रॉब्लमेटिक है, वो काफ़ी डार्क हो चुकी है। यानी मैं ऐसा कहूँगा कि फ़ोटो बुरे नहीं आ रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन एक्यूरेसी या फिर कंसिस्टेंसी नहीं है। ये जो वीडियो ये मैंने बेसिकली उनका पोर्ट्रेट वीडियो मोड जो है वो टेस्ट करने के लिए लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं ऐसा कहूँगा कि ये आप इससे जज मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत दूर का ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने पोर्ट्रेट मोड में किया। ये नज़दीक से आप करेंगे तो काफ़ी एज डिटेक्शन अच्छा लगा मुझे, तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्यूरेसी उतनी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। और ये ब्लर को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये ड्यूअल कैमरा मोड है जो बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो व्लॉगिंग चैनल कर रहे हैं, जिनको फ्रंट और बैक साथ में यूज़ करना पड़ता है। पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी फ़ोटोज़ अच्छे आ रहे थे, एज डिटेक्शन भी मुझे काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब मल्टीपल फेसेस पिक्चर में होते हैं तो गलत फेस को भी आइडेंटिफाई करके फोरग्राउंड में ले आता है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा जॉब किया। वो समझ रहा है कि बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड में क्या होना चाहिए। और वो आप अगर जो नोटिस कर रहे हैं कि हेयर्स वगैरह भी ब्लर हो चुके हैं, तो वो तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आईफोन्स में भी या पिक्सल में भी ये चीज़ तो हो ही रही है, सो दैट्स ओके। इस फ़ोन का ऑडियो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। स्टीरियो स्पीकर्स हैं एज़ यूजुअल जो वन प्लस के फ़ोन्स में आते हैं, और ये इनफैक्ट 10 प्रो का ही जो मॉडल है वही यूज़ किया गया है, वही मॉड्यूल यूज़ किया गया है। यानी स्टीरियो स्पीकर्स में से साउंड अच्छा आ रहा था, सेपरेशन अच्छा था, क्लैरिटी अच्छी थी, लोअर बेस या थंप नहीं था, बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी। भी आपसे कम है। प्रोसेसर कौन सा है? प्रोसेसर जो इसमें दिखा है वो मैंने आपको दिखाया, प्रोसेसर मैंने देखा नहीं। प्रोसेसर डाल के देखो, ये नीचे आएगा ना प्रोसेसर। वो सेम ही है। लुक एंड फील भी काफी बदल गया है। यानी मुझे पता नहीं ये क्यों वन प्लस का अभी बहुत फैसिनेटिंग रहा है कि वो लोग ग्लिटरी फिनिश बैक पैनल में यूज कर रहे हैं, जो मुझे पर्सनली जरा भी लग्जूरियस या जरा भी फॉर्मल या जरा भी अच्छा नहीं लगा। मुझे वो नॉर्मल जो ग्लिटरी नहीं होते वैसे ही बैक पैनल्स पसंद है, लेकिन ऑफकोर्स वो एक पर्सनलाइज्ड ऑप्शन है, सब्जेक्टिव ऑप्शन। और एक सबसे बड़ा मिसिंग ऑब्जेक्टिव जो मैं कंटिन्यूअसली वन प्लस की हैबिट में देख रहा हूँ नए फोन्स में, ये वन प्लस 10R से शुरू हुआ था, जहां पे वो लोग स्लाइडर, अलर्ट स्लाइडर, जैसे कि आपने आईफोन का देखा होगा वॉल्यूम रॉकर, उसी हिसाब से इसका भी एक अलर्ट स्लाइडर होता है जहां पे आप साइलेंट कर सकते हैं, रिंग मोड कर सकते हैं, वाइब्रेट मोड कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअसली अपने लास्ट 2-3 फोन से ड्रॉप करे जा रहे हैं, यानी उनका एक आइकॉनिक चीज वो मिस करे जा रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं फोन में। सो मुझे ये लग रहा है कि वन प्लस 10T और वन प्लस 10 प्रो का इस लेवल का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कहूंगा कि वो दोनों अलग सेगमेंट हैं, तो आप उसे अलग सेगमेंट के लिए ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि प्राइस रेंज में भी 12 से 14,000 का फर्क है अगर आप दोनों मॉडल्स को कंपेयर करें। वन प्लस 10T की प्राइस इज अराउंड 50,000 रुपीज और वन प्लस 10 प्रो की प्राइस इज अराउंड 62,000 रुपीज। मुझे एक दूसरा भी मेजर चेंज दिखा, जो था वन प्लस का नया सॉफ्टवेयर। यानी मुझे लग रहा था जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे काफी वन प्लस 10T का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस था वो काफी लैगी और बगी लगा। मुझे पता नहीं है, वो लोग शायद फ्यूचर में अपडेट्स रिलीज करें, लेकिन मैं सरप्राइज हूं कि एक नया फोन जो अभी शोरूम में आया है, उन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है, वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है। उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, R&D टीम सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज नहीं कर रही है, बग्स को फिक्स नहीं करी इमीडिएटली, क्योंकि डेली डे इन डे आउट लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाता हूं कि कहां मैंने किन किन चीजों में ये नोटिस किया।
आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं कैजुअली ऐसे स्क्रॉल कर रहा था फ़ोन को, कैमरा स्विच कर रहा था, तो आप देख रहे होंगे कि जितना यूआई नॉर्मली स्मूथ होना चाहिए, फ्लूएंट होना चाहिए, वैसा लग नहीं रहा था। यानी जब कैमरास को स्विच कर रहे थे तो वो इतने शटर यानी लैग फ्री नहीं थे, तो वो एक मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की। उसके बाद जब मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत सारे फ़ोटोज़ हमने क्लिक किए, सैम्पल्स कलेक्ट किए, स्लोमो के हो या जूम इन करके अलग अलग लेंसेज के, आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे कि मैंने काफ़ी टाइप के फ़ोटोज़ क्लिक किए। लेकिन इसके बाद सबसे सरप्राइजिंग जो चीज़ हमें मिली आफ्टर दिस वॉज कि वो कोई भी फ़ोटोज़ गैलरी में सेव ही नहीं हुए। यानी वो फ़ोन डेमो मोड में था, तो वी वर सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर हमें ऐसा भी लगा कि शायद डेमो मोड में इसलिए वो गैलरी में नहीं शो कर रहे हैं। तो बाजू में ही OnePlus 10 Pro भी रखा हुआ था, तो हमने वहाँ पे भी वही ट्राई किया। हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फ़ोटोज़ क्लिक किए अलग अलग कैमरा लेंसेज से, और फिर उसकी गैलरी में जाके हमने चेक किया कि वो भी डेमो मोड में है, तो उसमें भी तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा, बट नहीं, उसमें सारे फ़ोटोज़ थे। और इन कंपेयर टू दैट उसके पास में ही OnePlus 10 Pro रखा हुआ था, मैंने उसको भी यूज़ किया। मुझे वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगा। मैंने ये हमेशा ही देखा है। सो मैंने OnePlus 7 Pro ऑलमोस्ट 3 साल के लिए, 3.5 साल के लिए यूज़ किया है, और मैंने हमेशा ही देखा है कि OnePlus हमेशा ही अपनी जो प्रो सीरीज़ है उसको बेहतर ट्रीट करता है, ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो डेवलपमेंट्स होंगे, जो अपडेट्स होंगे, वो OnePlus Pro सीरीज़ में पहले ही पुश किए जाएंगे। सो द बिग क्वेश्चन, मुझे OnePlus 10T लेना चाहिए, Pro लेना चाहिए, या फिर इस बजट में कुछ और देखना चाहिए? सो जेन्युइनली अगर आप OnePlus की बात करें तो OnePlus का मैंने ये डेवलपमेंट देखा है कि उन लोग का सॉफ्टवेयर काफ़ी बदल चुका है। यानी वो लोग जो शायद ओप्पो के या फिर कलर ओएस की अगर मैं बात करूँ तो उसके ज़्यादा फैन है, या Xiaomi के यूज़र इंटरफेस के ज़्यादा फैन है, तो उनको OnePlus का यूज़र इंटरफेस 100% काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आप ये भी चीज़ नोटिस कीजिए कि OnePlus जो अभी ब्रांड बन चुका है वो एक डिफरेंट ब्रांड बन चुका है। वो जैसा पहले था वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, तो काफ़ी उसकी अच्छी क्वालिटीज़ वो छोड़ रहा है, लेकिन काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ ऐड भी कर रहा है। जैसे कभी भी OnePlus इतने ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट और चेंजेस बैटरी डिपार्टमेंट में नहीं ला पाता अगर उसने ओप्पो के साथ पार्टनरशिप नहीं की होती। सो मेरा सजेशन बहुत क्लियर है, अगर आपका बजट 50,000 रुपीज़ का है तो आपको सैमसंग के काफ़ी फ्लैगशिप्स भी कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम देखने जाए तो इकोसिस्टम आपको दोनों ब्रांड में मिल रहा है। इनफैक्ट सैमसंग का इकोसिस्टम काफी बेहतर है OnePlus के इकोसिस्टम में, क्योंकि वहां ऑप्शन ज्यादा है। सिंपल, यानी आपको अगर फोन के साथ ईयरफोन लेने तो ईयरफोन में भी आपके पास 2-3 मॉडल्स अवेलेबल हैं। आपके पास सेम चीज अगर देखने जाए तो वॉचेस में भी 2-3 से ज्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट सैमसंग का जो यूजर इंटरफेस है, उनका जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, वो काफी अच्छा है इन कंपेयर टू OnePlus। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि 50,000 रेंज में आप एस सीरीज का कोई भी एक फोन जैसे कि S20 FE, S21 FE, इन सारी चीजों पे भी ध्यान दीजिए, इनको भी गौर कीजिए, इनको भी जाके पर्सनली चेक कीजिए। साथ साथ आप S22 जो मॉडल है, अल्ट्रा नहीं कह रहा, सिर्फ S22 जो मॉडल है उसको भी चेक कीजिए, वो भी काफी डिस्काउंट्स पे चल रहे हैं, तो उसको भी शायद आप इस प्राइस के आसपास कंपेयर कर सकते हैं। सो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि OnePlus 10T एक बुरा फोन है, लेकिन वो एक अलग टाइप की ऑडियंस के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वो ऑडियंस जिसको कलर ओएस का यूजर इंटरफेस ज्यादा पसंद है, वो 100% OnePlus 10T को कंपेयर कर सकती है, चूज कर सकती है। लेकिन जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि एक्सपेक्टेशन हमें रखनी पड़ेगी कि ये सारे जो बग्स हैं जो मैंने अभी पर्सनली ऑब्जर्व किए, ये सॉल्व करता जाए OnePlus, और सिर्फ एक मल्टीपल फोन प्रोड्यूसिंग कंपनी ना बन जाए, क्वांटिटी पे ध्यान ना दे और क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे। ये मेरा एक रिकमेंडेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके नीचे रिव्यू जरूर लिखिएगा कि क्या नहीं पसंद आया, और तब तक आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी स्क्रॉल कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आशीष सैनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी।